पाव भाजी आ गए रे भाई। बम्बई की मशहूर पाव भाजी अपने गांव आ गई भाई। आ जाओ भैया। ए भैया बताओ। हाँ भाई साहब बताओ कितनी प्लेट लगा दूं? ए भाई अकेला आया हूं तो एक ही प्लेट लगाओगे ना यार। और सुनो जरा एक बात तो बताओ, तुम्हारा ठेला तो यहाँ कई सालों से देख रहा हूं मैं, फिर तुम्हारी पाव भाजी बम्बई कब होकर आ गई भाई? अरे भैया पाव भाजी नहीं बल्कि मैं होकर आया हूं बम्बई। वहां पूरे 6 महीने एक होटल में काम सीखा। और काम क्या, सच बोलूं तो पूरा दिल लगाकर ये पाव भाजी बनाना ही सीखा मैंने। आपने मेरे बाबा को देखा होगा यहाँ पर ठेला लगाते, मैंने तो बस अभी अभी काम संभाला है। हाँ जानता हूँ तुम्हारे बाबा को, भोला यही नाम है ना उनका। कई बार खा के गया हूँ उनके हाथ की बनी पाव भाजी, और मुझे तो उन्हीं के हाथों वाला स्वाद चाहिए भाई। ये बम्बई का मुझे कुछ नहीं पता। आप बिल्कुल भी चिंता ना करो भैया, ऐसी पाव भाजी खिलाऊंगा आपको कि हर रोज आओगे मेरे ठेले पर। ये लो खा के देखो, और जो मेरी बात गलत हो तो कहना। इतना कहकर शंकर ने उस ग्राहक की तरफ गर्मा गर्म पाव भाजी की प्लेट बढ़ा दी और फिर, हाँ भैया अब बोलो मजा आया कि नहीं? अच्छी थी, पर ईमानदारी से बताऊं तो तुम्हें बम्बई जाने के बजाय अपने बाबा से ही पाव भाजी बनाना सीखना चाहिए था। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वापस से वही स्वाद ले आओ तो बम्बई से लोग यहाँ आएंगे तुम्हारी पाव भाजी खाने। अरे बड़ा मजाकिया हो भैया तुम तो है। उस ग्राहक की बात पर शंकर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सच तो ये था कि शंकर कभी अपने गांव से बाहर गया ही नहीं, और पाव भाजी बनाना उसने थोड़ा बहुत अपने बाबा भोला से ही सीखा था। और अब भोला के बीमार पड़ने की वजह से उसे ही सारा काम संभालना था, जिसके लिए उसे मेहनत से ज्यादा तरकीबें लड़ाने में भरोसा था। क्या रे शंकर, आज भी सारी भाजी बचा लाया? क्या चक्कर है, तू ठेला लगाता भी है या नहीं? बाबा कसम से पूरा दिन खड़ा रहा धूप में, पर मुश्किल से 2-4 लोग ही खाकर गए। ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला और फटेबाज जैसा हो गया। तो जरूरत क्या थी इतना हल्ला मचाने की? हैं? मैंने तुझे कितनी बार समझाया, पाव भाजी के स्वाद पर काम कर, मसालों को धीमी आंच पर भून, और सब्जियों को भी खूब अच्छे से पका है, और पाव भी रोज के रोज एकदम ताजे बनाया कर, तब जाकर लोग पसंद करेंगे तेरी पाव भाजी। ओफ ओ बाबा, जीवन भर ऐसे ही मेहनत करते रहे आप हैं, और क्या हासिल कर लिया आपने? हम हमेशा गरीब रहे और अब पहले से भी ज्यादा गरीब हैं। तो आप मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो। मुझे पता है कि पाव भाजी कैसे बनानी है और फिर कैसे बेचनी है। हाँ, कुछ नहीं जानता है तू है, मैं देख नहीं रहा हूं क्या? ये भाजी तूने परसों बनाई थी और आज भी पूरा का पूरा बर्तन भरा हुआ है। देख बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तू एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना है बाबा, मैंने सोच लिया है, मैं जा रहा हूं शहर। अब वहीं जाके अपनी पाव भाजी बेचूंगा। भले ही कम लोग खाकर जाएं, पर वहां शहर में कम से कम पाव भाजी का दाम तो बढ़िया मिलेगा। भोला ने शंकर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तय कर चुका था। उसने भोला को अपने एक रिश्तेदार के भरोसे छोड़ दिया और खुद शहर जाकर अपना पाव भाजी का ठेला लगाने लगा। शुरुआत में शंकर का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। पाव भाजी का दाम बढ़ाने के बावजूद शहर में शंकर की अच्छी कमाई होने लगी और इससे शंकर बहुत खुश था। फिर एक दिन, सुनिए, क्या रेट है आपकी पाव भाजी का? जी ये आपके लिए फ्री है। हैं? ऐसे कैसे? सबको फ्री में बांटते हो क्या? नहीं, सबके लिए फ्री नहीं है, बस आपके लिए ही फ्री है। अच्छा, और मुझ पर इतनी मेहरबानी किस लिए? मेहरबानी जैसी तो कोई बात नहीं है मैडम जी। वो क्या है कि मैं हर रोज आपको यहाँ आते हुए देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि आप कैसे उन सड़क किनारे बैठे गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाती हैं। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके इस अच्छे काम का भागीदार बन जाऊं। पर आज मैं उन बच्चों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए पाव भाजी लेना चाहती हूँ। बहुत भूख लगी है, तो अब तो बताओ क्या रेट है पाव भाजी का? कोई बात नहीं मैडम जी, आपको पाव भाजी खिलाकर मुझे सच में बहुत खुशी होगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस खाइए और बताइए कि पाव भाजी बनी कैसी है। उस लड़की का नाम राम्या था, जो देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु और व्यवहार कुशल भी थी। सच तो ये था कि पहली ही नजर में शंकर को राम्या बहुत पसंद आ गई थी। वो उसकी खूबसूरती का कायल हो चुका था। हालांकि वो खुद कभी राम्या से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उस दिन जब राम्या खुद उसके ठेले पर आई तो शंकर ये मौका जाने कैसे देता। उसने राम्या के लिए पाव भाजी की प्लेट बिल्कुल अलग से तैयार की। स्वाद से लेकर पाव भाजी के रंग रूप तक उसने बहुत ध्यान दिया, साथ ही मक्खन डालने में भी बिल्कुल कंजूसी नहीं की। नतीजा, राम्या को उसकी पाव भाजी बहुत पसंद आई। मजा आ गया, पाव भाजी बहुत ही बढ़िया है सच में।
बट देखो, तुम्हें इसके पैसे तो लेने ही होंगे। प्लीज ये पैसे रख लो। नहीं नहीं मैडम जी, पैसे तो मैं आपसे नहीं लूंगा। हाँ, पर एक मदद जरूर चाहिए थी आपसे। हाँ तो बताओ ना। मैडम जी, मैं अपने गांव से अभी अभी शहर आया हूँ काम जमाने। तो आप अगर अपने जानने वालों को मेरी पाव भाजी के बारे में बताएं तो बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ और इसके अलावा एक संस्था के लिए भी काम करती हूँ, जो हर रोज कई सारे गरीब और अनाथ बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती है। मैं वहां तुम्हारी बात करवा सकती हूँ। तुम्हारी भी अच्छी कमाई हो जाएगी और इस बहाने बच्चे भी तुम्हारी पाव भाजी खाकर खूब खुश हो जाएंगे। शंकर को और क्या चाहिए था। अच्छी कमाई के साथ साथ उसे राम्या का साथ भी मिल रहा था। राम्या बहुत ही मिलनसार और दरियादिल थी। वो बिना किसी स्वार्थ के शंकर की मदद कर रही थी, इस बात से अनजान कि शंकर के मन में उसके लिए क्या चल रहा था। क्या बात है, मैंने शहर आकर सच में बहुत ही अच्छा किया। राम्या मैडम की मदद से कितने सारे ऑर्डर मिल गए पाव भाजी के। अब तो सारा दिन धूप में ठेला लेकर खड़े रहने की भी जरूरत नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मेरे दिन बदल जाएंगे और फिर मैं मैडम जी से अपने दिल की बात कहूंगा। अब वैसे उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो भी मुझे पसंद करती हैं। हो सकता है मेरे बोलने से पहले वो ही अपने दिल की बात कह दे। हैं? शंकर इसी गलतफहमी के साथ राम्या से मिलता रहा और खूब पैसे भी कमाता रहा। वो जल्द से जल्द अमीर होना चाहता था ताकि राम्या से शादी की बात कर सके, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। राम्या खुद अच्छा कमाती थी, इसके अलावा उसका परिवार भी काफी अमीर था। बातों ही बातों में शंकर ये सब जान चुका था, इसीलिए अब वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर। राम्या सुनो, वो पाव भाजी वाला वेंडर क्या नाम था उसका? हाँ शंकर, उसे आगे से ऑर्डर मत देना। लेकिन क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर बजट का इशू है तो मैं कुछ। नहीं, प्रॉब्लम उसकी पाव भाजी में है, जिसे खाकर बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो रही है। कई बच्चों की तो क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन सर, ये सब किसी और वजह से भी तो हो सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि शंकर की पाव भाजी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सर मैं खुद लगभग हर रोज उसकी पाव भाजी खाती हूँ। मैंने खुद उसके पास से आई पाव भाजी का सैंपल टेस्ट किया है राम्या, और ये बिल्कुल सच है कि उसकी पाव भाजी खाने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। राम्या को ये सब जानकर झटका लगा। उसके लिए इस बात पर भरोसा कर पाना मुश्किल था, क्योंकि शंकर राम्या के लिए हमेशा अलग से पाव भाजी बनाता था, जिसमें वो हमेशा ताजी सब्जियां, ताजे पाव और सब कुछ बड़ी सफाई से डालता था। लेकिन उसके अलावा शंकर ने बाकी की पाव भाजी की क्वालिटी हद से ज्यादा गिरा दी थी। वो बाजार उठने के बाद वहां फेंकी गई बेकार और सड़ी गली सब्जियां उठाकर ले आता और उन्हीं से भाजी बनाकर तैयार कर देता। इसके अलावा मसालों और पाव के मामले में भी हालत ऐसी ही थी, और ये सब करके वो पाव भाजी की लागत को कम कर रहा था, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। शंकर को लगा कि सड़क किनारे रहने वाले गरीब बच्चे कभी उसकी पाव भाजी को लेकर किसी से भी शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन अब सच राम्या के सामने था, जिसे जांचने के लिए राम्या ने खुद शंकर के पास से गरीब बच्चों के लिए आई हुई पाव भाजी खाकर देखी। और फिर साहब, वो अपनी राम्या मैडम कहाँ है? कई दिन हो गए वो दिखी नहीं, और पाव भाजी का ऑर्डर भी नहीं आया आपकी तरफ से। पाव भाजी का ऑर्डर? बेटा तेरे पास तो पुलिस आएगी, कंप्लेन कर दी है मैंने तेरे खिलाफ। तेरी वो बकवास पाव भाजी खाकर पहले बच्चे बीमार पड़े और फिर राम्या बेचारी पिछले 4 दिनों से हॉस्पिटल में है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। आप मुझे शौक से जेल भेज देना, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार मैडम जी से मिलवा दीजिए। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं एक बार उनसे माफी मांगना चाहता हूँ और ये तसल्ली भी करना चाहता हूँ कि वो ठीक है। शंकर की आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर एनजीओ मैनेजर का दिल पसीज गया और वो उसे राम्या से मिलवाने हॉस्पिटल लेकर गया। लेकिन राम्या ने शंकर से मिलने से साफ इनकार कर दिया। अब वो कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, और यही शंकर के लिए उसके लालच की सबसे बड़ी सजा थी। पूजा, इस बार हमारी आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है। देखना, इस बार हमारी अच्छी कमाई होगी। मैं तो ये बात तभी मानूंगी जब आप मेरे गिरवी रखे हुए जेवर छुड़वा लोगे, जो आपने उस जमीन को खरीदने के लिए सुनार के पास गिरवी रखे थे। तुम चिंता मत करो पूजा, अब जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद सतीश खुशी खुशी खेत जाता है और वहाँ से ढेर सारे आलू बोरी में भरकर सर पर लाद कर जा रहा होता है कि तभी गांव का लोभी जमींदार उसके पास आता है। अरे सतीश, ये आलू की बोरी ढोकर कहाँ ले जा रहे हो? ऐसा करो, इसे मुझे ही बेच दो। नहीं जमींदार साहब, आप इसके अच्छे दाम नहीं देते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे बाजार में ही बेच कर आता हूँ। ये कहकर सतीश बाजार की ओर चला जाता है। ये देख जमींदार चढ़ जाता है और वो मंडी में फोन करके सभी विक्रेताओं को
उससे आलू लेने से मना कर देता है या उसे एकदम ही कम दाम देता है। सारी मंडी घूमने के बाद उदास सतीश घर की ओर लौटने लगता है। एक बार जमींदार के पास जाकर देखता हूँ। वो जमींदार को वो आलू बेचने चला जाता है। ना बाबा ना, अब मुझे तेरा ये आलू नहीं चाहिए, अब मैंने मन बदल लिया है। ऐसा मत कहिए जमींदार साहब, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद से आया हूँ। ठीक है, लेकिन अब मैं आधे दाम पर आलू खरीदूंगा, बोल मंजूर है? ये सुनकर सतीश का मन उदास हो जाता है और बिना आलू बेचे ही अपने घर आ जाता है। वो घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। वो सब बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप ऐसे कैसे हार मान सकते हैं जी? आप तो बड़ी हिम्मत वाले हैं। आप तो हमेशा मुझे दिलासा देते हैं, लेकिन अगर आज आप खुद ही टूट जाएंगे, यूं रोने बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? तो तुम ही बताओ पूजा, मैं क्या करूं? बाजार में कोई मेरे आलू खरीदने को तैयार नहीं है और जमींदार उसके आधे दाम दे रहा है। मेरी तो सारी मेहनत खराब चली जाएगी। ऐसे कैसे खराब चली जाएगी? अगर कोई आलू नहीं खरीद रहा तो कोई बात नहीं, आलू की कोई भी चीज बनाकर बेचेंगे तब तो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा ना। लेकिन हम ऐसा क्या बना सकते हैं? हाँ, मिल गया आइडिया। क्यों ना हम आलू के पराठे बनाकर बेचें? हाँ, मैं कल से ही आलू के पराठे बनाकर बेचूंगा। अगले दिन सतीश अपने पास जमा किए हुए पैसों से एक ठेला खरीदता है और उस पर आलू के पराठे बनाकर बेचने लगता है। लेकिन उसके आलू के पराठों में न महक थी और न ही स्वाद। फिर एक औरत उसके ठेले पर आती है। क्या लिखा है? सिर्फ 20 रुपए में आलू के पराठे। भाई साहब, जरा आलू के पराठे की एक प्लेट तो लगाना। जी बस अभी लगाता हूँ बहन जी। सतीश जैसे ही उसे आलू के पराठे बनाकर देता है तो उसे खाकर वो कहती है, बताओ भला, ये भी कोई आलू के पराठे? इससे अच्छे पराठे तो मेरी सास बना लेती है। इससे अच्छा तो मैं आलू की चाट ही खा लेती। बेकार में मेरे पैसे बर्बाद किए। भैया, मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि आप ये आलू के पराठे बेचना बंद कर दो। ये आपके बस की बात नहीं है। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। सतीश को उसकी बात बड़ी बुरी लगती है, लेकिन अब जो भी ग्राहक उसके पास आता, उनमें से किसी को भी उसके हाथ के बने हुए पराठे पसंद ही नहीं आते। छी छी, ये भी कोई पराठे? अरे इससे अच्छे पराठे तो मेरी 15 साल की बेटी बना लेती है। ये रहे तेरे पराठे, खुद ही खा, मैं नहीं देने वाला तुझे कोई पैसे वैसे, समझा? ये कहकर ग्राहक उसकी दुकान से जाने लगते हैं। सतीश उदास मन से घर आ जाता है और पूजा को सारी बात बताता है। अरे आप भी ना, कुछ बेचने से पहले चक्कर तो देख लीजिए कि कैसा बना है। चलो कोई बात नहीं। वैसे उस औरत ने जाते जाते आपको एक तरकीब बता दी है। आप आलू की चाट का ठेला लगा लीजिए। आपके पास सामान तो सारा ही रखा है, तेल मसाले सब तो है। पूजा की ये बात सतीश को भी जच जाती है और अगले दिन से वो बाजार में आलू चाट का ठेला लगाता है। आलू चाट ले लो, आलू चाट, गर्मा गर्म मसालेदार आलू चाट, एक बार खाओगे चटकारे लेकर खाओगे। सतीश के आलू चाट की खुशबू बहुत अच्छी थी। उसकी आलू चाट की महक पूरे बाजार में फैल जाती है। अरे वाह, क्या बात है भाई साहब, आप तो लोगों के सुझाव पर बड़ी जल्दी अमल कर लेते हो। कल ही आपको आलू चाट का सुझाव दिया और आज आपने ठेला लगा भी लिया। चलो आज तुम्हारी ये आलू चाट भी खाकर देखते हैं। लगा दो मेरे लिए भी एक प्लेट। लेकिन हाँ, पहले ही कह देती हूँ, अगर मुझे आपकी आलू चाट पसंद नहीं आई तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। हाँ। फिर सतीश उस औरत को आलू चाट खाने को देता है जो उसको बड़ी पसंद आती है। वाह भाई, ये तो कमाल की चाट है। ऐसा करो 2 प्लेट पैक भी कर दो, बच्चों के लिए भी लेकर जाऊंगी तो बड़े खुश हो जाएंगे। वो औरत उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। अब उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। वो बाजार में 30 रुपए में आलू चाट बेचता है, जबकि बाकी जगह 50 रुपए की चाट बिकती थी। 30 रुपए में स्वादिष्ट आलू चाट ग्राहकों को बड़ी पसंद आती है। पहले ही दिन उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। उधर जब ये बात जमींदार के कानों में पड़ती है तो वो उससे जलने लग जाता है। उस सतीश की इतनी हिम्मत कि वो बाजार में अपना खुद का काम खोलकर बैठ गया। मैंने तो सोचा था वो मुझे आधे दाम पर अपने सारे आलू बेच देगा और मैं उन्हें महंगे दामों में शहर में बेचूंगा, लेकिन ये सतीश तो चालाकी कर गया। हाँ, सच में सतीश तो बहुत ही अच्छी आलू चाट बनाता है। मैं तो सोच रही हूँ कि अपनी बेटी की शादी में उसको आलू चाट बनाने का ऑर्डर दे दूं। हाँ, क्यों नहीं, अपने गांव का आदमी है, सस्ते में चाट बनाकर दे देगा ब्याह में। तुम जाकर उसके घर पर ये ऑर्डर दे आओ। जमींदार सुनीता को सतीश के घर ऑर्डर देने भेज देता है। उधर वो अपने मन में एक अलग ही जाल बुन रहा था। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और जमींदार की बेटी निशा की शादी का दिन आ जाता है। शादी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। शादी में तरह तरह के खाने के व्यंजन थे।
सतीश भी पूरी मेहनत और लगन से अपनी चाट का स्टॉल लगा लेता है। सब लोग उसकी आलू चाट बड़ा स्वाद लेकर खा रहे थे। अरे ये आदमी आलू चाट खिला रहा है या जमाल गोटा? जब से इसकी चाट खाई है बार बार बाथरूम की ओर भाग रहा हूँ। सही कह रहा भाई, तब से 3 बार तो मैं भी खा चुका हूँ। अच्छा समय निकाला है तूने बदला लेने का, लेकिन तूने सोचा भी कैसे? तू मेरी बेटी की शादी को खराब करेगा। देख क्या रहे हो गांव वालों, इसका ठेला तोड़ दो और इसकी धुनाई करो, और इसकी इतनी धुनाई करो कि याद रखे। सब उसे मारने ही वाले थे कि तभी सुनीता वहां आती है। रुक जाइए, इन सब में इस बेचारी की कोई गलती नहीं है। ये सब किया धरा मेरे पति का है। अरे आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है सब करवाते हुए? मैंने आपको सतीश की चाट में जमाल गोटा मिलाते हुए देख लिया था। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी की शादी में किसी गरीब के साथ ये सब गलत हो। जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सतीश से माफी मांगता है। ये सब मैंने गुस्से में किया सतीश। उस दिन तुमने मुझे सस्ते दामों में आलू बेचने से मना कर दिया था, इसलिए मंडी में फोन करके सबको तुम्हारे आलू खरीदने के लिए भी मैंने ही मना किया था, और आज भी मैंने ही मिलावट की थी। अब मुझे माफ कर दो। अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मेरी जो दुकानें खाली पड़ी हैं उसमें तुम आलू की चाट बनाकर बेचना। सतीश उसे माफ कर देता है, जिसके बाद जमींदार भी उसे गांव में आलू चाट की दुकान खुलवा कर दे देता है। अब सतीश और पूजा खुशी खुशी अपनी दुकान चलाते हैं और खूब तरक्की करते हैं।